आज की कहानी है द बेट। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कुछ बातों को जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो एंटोन चेकोव है एक रशियन प्ले है, एक नाटककार है। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होगी, जो प्ले राइट होता है ना, प्ले राइटर तो होती नहीं है पहली बात। तो प्ले राइट WRIGST, ये इसको हम लोग बोलते हैं नाटककार। तो जो हमारे एंटोन चेकोव है बहुत ही ग्रेट रशियन नाटककार थे। जो ये कहानी हम लोग पढ़ेंगे द बेट, ये पब्लिश किया गया था 1889 के अंदर, और एक मैगजीन था जिसका नाम था नवॉय रेमा। कहीं कहीं पर रेमे भी लिखा है, कहीं कहीं पर रेमा भी लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पब्लिश किया गया था नवॉय रेमा में, ये पब्लिश किया गया था 1889 के अंदर। जो इनका जॉनर था, जो कहानी का तरीका था, वो क्या था? ये जो कहानी है वो कैसा कहानी है? एक शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कहानी है। और इनकी कहानी में आपको देखने को मिलेगा मिनिमल एंड लिटरल। अर्थात क्या है कि इनका चयन होता था बहुत ही कम शब्दों का, लेकिन उसी कम शब्दों से वो बहुत बड़ी बड़ी बातों को कह दिया करते थे। ठीक है, तो इनको बोलते हैं शब्दों के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल, कंजूस कहा जाता था इनको। ठीक है, अच्छा, तो आते हैं अपने ऑथर के बारे में जानने के लिए। तो ऑथर जो है हमारे, ये जन्म हुआ था इनका 1860 में और डेथ हुआ था 1904 में। नाम था इनका एंटोन चेकोव। कौन थे ये? तो एक रशियन प्ले राइट थे, जो मैंने अभी बताया, डिस्कस किया हमने, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और नाटककार तो थे, लेकिन इनका काम लघु कहानियों को लिखना भी था। ओके, और इनको कंसिडर लोग करते थे, मानते थे लोग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। अर्थात अगर बोला जाए लेट 19th मतलब क्या, लगभग 1890 के आसपास से, और 1905 जो कि डेथ उनका 1904 में ही हो गया था। तो इसके टाइम जितना भी कहानी को लिखा गया, उसी कहानियों की बदौलत उनको मानते थे लोग कि बहुत ही महान लेखक वो थे। ठीक है, अच्छा, हिज वर्क्स आर नोन, उनके कामों को लोग जानते थे फॉर देयर सबल। सबल का मतलब होता है बहुत ही माइनर, बहुत ही माइन्यूट बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो बहुत ही सूक्ष्म कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इनके प्रत्येक कहानियों में अगर कोई कैरेक्टर है तो उसका उतना ही महत्व है जितना कि उस कहानी में उसका नाम मेंशन किया गया हो। मतलब क्या, अगर उसका मेंशन नाम नहीं है मतलब सब कोई खास इंपॉर्टेंस उस कहानी में रोल नहीं है। ठीक है, इसलिए वो बहुत ही कम पात्रों को एक बड़े पैमाने पर लेके जाया करते थे। पॉइनेंट, इसका मतलब होता है बहुत ही घटिया, बेकार। उनका जो ह्यूमन नेचर का लिए जो घटियापन था, कि लोगों में घटियापन क्या होता है किसी चीज़ के प्रति, ये अपने कहानियों में बखूबी दर्शाया करते थे वो, है ना। एंड अ ब्लेंड, एक उनके कहानियों में मिक्सचर हुआ करता था, किसका पता है? ऑफ ह्यूमर एंड मेलनकॉली। ह्यूमर का मतलब होता है मजाक, और मेलनकॉली का मतलब होता है दर्द। तो उनके कहानियों में मजाक भी था, साथ साथ उसी में दर्द भी छुपा हुआ रहता था वो। ठीक है, मतलब एक ही शब्द से, एक ही वाक्य से कुछ हास्यास्पद भी कहा हो सकता था, और कुछ दर्द भरा बातें भी कही जा सकती थी। अच्छा, चेकोव्स राइटिंग, जो उनके लेखन थे, ऑफन एक्सप्लोर्ड, उनमें क्या क्या था? थीम्स ऑफ सोशल आइसोलेशन। आइसोलेट तुमने पढ़ा होगा कोविड के टाइम में, है ना। आइसोलेट करना मतलब किसी को सभी से अलग कर देना। तो जितने भी कुरीतियाँ जो लोगों को समाज से अलग किया करती थी, उन कुरीतियों के बारे में ये अपनी कहानियों में मेंशन किया करते थे वो। ठीक है, अच्छा, डिसइल्यूजनमेंट। ठीक है, और जो भी सबसे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निराशावादी। एक वर्ड और होगा डिसइल्यूजनमेंट, एक वर्ड और होगा जिसको बोलते हैं डिसइल्यूजनमेंट। इसका मतलब होता है उदासी, निराशा बोलते हैं। तो जो हमारे समाज में उदासी फैल गई है, जो निराशा फैल गई है, ये उनके बारे में लिखा करते थे। एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, हमारे ह्यूमन में ना जो संबंध है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हमें निभाना पड़ता है लोगों के लिए, है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस ह्यूमन नेचर के अंदर, उस ह्यूमन संबंधों के अंदर, ये उनको बताया करते थे अपनी कहानियों में। ठीक है, ही इज अ मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी फॉर्म, ये उस रूप के एकदम माहिर व्यक्ति थे। नोन फॉर हिज इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज। इकोनॉमी मतलब आपका अर्थशास्त्र नहीं, इकोनॉमी का मतलब होता है यहाँ पे कंजूसपन बोलते हैं ना। उनका मैंने अभी जैसे बताया था ना
लैंग्वेज में कंजूसी करके कैसे उसको अपने भाव को प्रकट किया जाए, ये उनमें माहिर व्यक्ति थे। एंड एबिलिटी टू क्रिएट, उनमें योग्यता थी क्या करने में, विविड, विविड मतलब होता है कलरफुल या विभिन्न प्रकार के बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरेबल कैरेक्टर्स इन जस्ट फ्यू पेजेस, बहुत ही कम पेजेस में एक यादगार कैरेक्टर को लिखना, ये कोई उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन इंट्रो चेकअप के बारे में। अब आते हैं अपने कहानी के ऊपर। ठीक है, जो हमारा कहानी शुरू होता है यहाँ से, और ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मार्क तो करके आना ही हमें एग्जाम में, तो बस जहाँ जहाँ बोलेंगे, जहाँ तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे क्यों बन सकता है, MCQ बन सकता है, वहाँ पे मार्क करते रहोगे। ठीक है, सुनो। तो कहानी शुरू ऐसे हो रही है कि यहाँ पे दो पात्र हैं, बैंकर और एक लॉयर। ठीक है, दोनों में कुछ बातें तो होती है, क्या होती है हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है। इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट, एक रात थी, अंधेरी रात थी, ऑटम की, पतझड़ के मौसम की, है ना। द ओल्ड बैंकर, जो बैंकर अब बूढ़ा हो चुका है, वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, जो यहाँ वहाँ टहल रहा था, कहाँ पे, अपने स्टडी में, स्टडी का मतलब यहाँ पे समझेंगे अपने लाइब्रेरी में टहल रहा था, जो घर में होता है ना। एंड रिमेम्बरिंग हाउ, याद कर रहा था कि कैसे 15 साल पहले ही हैड गिवन अ पार्टी, उसने एक पार्टी रखा था। कब रखा था, वन ऑटम इवनिंग, एक पतझड़ के शाम को रखा था। क्वेश्चन यहाँ पे 3-4 बनते हैं, याद रखोगे। ठीक है, देयर हैड बीन मेनी क्लेवर मैन देयर, वहां पे कई सारे विद्वान चालाक व्यक्ति मौजूद थे पार्टी के अंदर। एंड देयर हैड बीन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, काफी आकर्षक, काफी रुचिकर वहां पे दोनों में बातचीत भी चल रही थी। यहाँ जाम पे जाम टकरा रहे, वहां पे बातचीत इनका चालू है ना। तो जब बातें आगे बढ़ेगी तो कोई टॉपिक तो बढ़ेगा आगे, है कि नहीं। तो कहा गया है अमंग अदर थिंग्स, अलग चीज़ों के बीच में, दे हैड टॉक्ड, उन्होंने बात किया किसके बारे में, ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। इसका मतलब हम समझेंगे यहाँ पे कि जब किसी व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट दी जाती है ना, मृत्यु दंड बोलते हैं इसको हम लोग, डेथ पनिशमेंट, उसको यहाँ पे कहा गया है कैपिटल पनिशमेंट के रूप में। तो अगर कहीं पे लिखा है कैपिटल पनिशमेंट, हम समझेंगे डेथ पनिशमेंट लिखा होगा। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या बात किया कि आखिर जो डेथ पनिशमेंट है, जो मृत्यु दंड है, वो सही है या गलत है। ठीक है, द मेजोरिटी, इसको बोलते हैं बहुसंख्यक, अधिकतर लोग उस गेस्ट में से ना, अमंग हुम, वो उन लोगों में थे, वर मेनी जर्नलिस्ट, वहाँ पे कौन कौन थे, काफ़ी सारे पत्रकार थे, एंड इंटेलेक्चुअल मैन, कुछ विद्वान लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, इसको बोलते विद्वान व्यक्ति। ठीक है, डिसअप्रूव्ड, इसको राजी, इस पे राजी नहीं थे, किस पे राजी नहीं थे, ऑफ द डेथ पेनल्टी, कि अगर किसी गुनहगार को मृत्यु दंड दे दिया जाए तो ये उनके ठीक खिलाफ थे, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दे कंसिडर दैट, वे ये मानते थे कि इस तरह का पनिशमेंट, द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज आउट ऑफ डेट, ये तो अप्रचलन हो गया। ये क्या बन गया, इसका एक और लिख लोगे, आउट ऑफ डेट का मतलब होता है ऑब्सोलीट बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑब्सोलीट, मतलब अब जो प्रचलन में नहीं है, आउटडेटेड जिसको बोलते हैं ना। तो अब ऐसे पनिशमेंट आउटडेटेड हो चुके हैं, कोई अब लोग व्यवहार करना नहीं चाहता एक्चुअली। और कैसा है भाई, इमोरल है, बिल्कुल अनैतिक है, हमारे ह्यूमन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। एंड अनसुटेबल फॉर क्रिश्चियन स्टेट्स, जिन जिन राज्यों में, देशों में क्रिश्चियनिटी है ना, ईसाई धर्म है, उस जगह पे ये बिल्कुल भी हराम है, उनके लिए सही नहीं है। इन द ओपिनियन ऑफ सम ऑफ देम, उन लोगों में से कुछ लोग के विचार के अनुसार, द डेथ पेनल्टी आउट टू बी मतलब होता है होना चाहिए था, ड्यूटी के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना। ये कैसा होना चाहिए था, रिप्लेस्ड इन एवरीवेयर, हर जगह पे इसको रिप्लेस करना चाहिए था, बाय इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अर्थात जिसको भी उम्र कैद, जिसको भी डेथ पेनल्टी दिया जाने वाला होगा, आप उसके जगह पे आप उसको दिलवा दो उम्र कैद, जिस कारण से शायद उसका लाइफ बच जाए और अपनी लाइफ को आगे वो जी सके। उसमें से क्या होता है, जो हमारे बैंकर साहब, जो कि हमारे पार्टी के होस्ट है ना, वो क्या बोलते हैं, आई डोंट एग्री विथ यू, मैं आप लोगों से सहमत नहीं हूँ। ये कौन बोलता है, हमारे बैंकर, जो कि इस पार्टी के होस्ट हैं। क्या बोलते हैं आगे, आई हैव नॉट ट्राइड इधर, मैंने दोनों में से कोई भी ट्राई नहीं किया। क्या क्या, न तो मैंने ट्राई किया डेथ पेनल्टी को, और न तो मैंने ट्राई किया इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ को। जाहिर सी बात है भाई,
न तो उसे मृत्यु दंड दिया गया होगा कभी, और न तो उसने कभी उम्र कैद की सजा काटी होगी। दोनों का उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन क्या बोलते हैं, बट इफ वन में जज अ प्रायरी, अगर कोई सबूत के बिना पे कोई अगर जज करने को मुझे मौका दे, तो मैं क्या बोलूँगा कि डेथ पेनल्टी इज मोर मोरल, कि मृत्यु दंड ज़्यादा नैतिक है और ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको मानविक है। ह्यूमनी का मतलब होता है मानविक, इसकी तुलना में देन इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। मतलब क्या कहना है कि उनका ये मानना है कि उम्र कैद से ज़्यादा अच्छा है किसी को मृत्यु दंड दे दिया जाए। कारण क्या है, क्योंकि क्या बोलते वो, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट जो भी क्या बोलते हैं उसको मृत्यु दंड है, किल्स अ मैन एट वंस, वो एक इंसान को तुरंत मार डालता है ना। जबकि जो लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजमेंट है किल्स हिम स्लोली, उसको आस्ते 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 मार डालता है उसको। दोनों का उद्देश्य एक ही है भाई, किसी को मार डालना, किसी का लाइफ को खराब करना। लेकिन अगर किसी को लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजमेंट हुआ है मतलब उसको लोग तरपा तरपा के मार रहे हैं। जबकि किसी का अगर डेथ पनिशमेंट मिला है मतलब एक ही झटके में काम तमाम, और वो सीधा भगवान के पास, है कि नहीं। कहा गया विच ऑक्शनियर का मतलब होता है जल्लाद, जो कि फांसी में लटकाने का काम करता है। इज द मोर ह्यूमनी, सबसे पता मानवीय किसका काम है, उस काम है उस जल्लाद का, क्योंकि एक झटके में तुम्हें पहुंचा देता है टॉप फ्लोर के ऊपर, है कि नहीं है। अच्छा, ही हु किल्स यू, ये वह व्यक्ति होता है जो आपको मार डालता है इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के अंदर ही। और या फिर who drags the life, जो लाइफ को खींचता है, आपसे छीन लेता है आउट ऑफ यू, आपसे इन द कोर्स ऑफ मेनी ईयर्स, जो आपने काफ़ी सारे ईयर्स बिताए हैं ना। ये अच्छा, मैंने ये पूछा जा रहा है कि आपके लिए कौन अच्छा है, क्या वो इंसान अच्छा है जो आपके लाइफ तुरंत खींच ले, या वो अच्छा है जो आपको लाइफ टाइम आपसे हल्का हल्का लाइफ को छीनता रहता है। आप जरा कमेंट कीजिए कौन आपके लिए अच्छा होना चाहिए, है ना। पर आपके लिए नहीं भी, किसी के व्यक्ति के लिए भी, है कि नहीं। उसी में से एक गेस्ट वहाँ पे उनका विरोध करता है, क्या बोलता है कि बोथ आर इक्वली इमोरल, जो दोनों पनिशमेंट है ना वो बराबरी के क्या है, अनैतिक चीज़ें हैं। तो कौन बोलता है, ये उनमें से एक गेस्ट ऑब्जर्व करता है, ध्यान देता है, आके बताता है। क्या बोलता है आगे, फॉर दे, उनके लिए, बोथ हैव द सेम ऑब्जेक्ट, दोनों का उद्देश्य तो एक ही है। उद्देश्य क्या है, टू टेक अवे लाइफ, किसी के लाइफ को छीन लेना, लेके चले जाना, है कि नहीं। किसी को अगर लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट हुआ है मतलब उसका लाइफ पूरा बेकार हो चुका है, लाइफ खत्म हो गया है। या किसी को अगर उम्र कैद की जगह पे अगर मृत्यु दंड मिलने वाला है तो भी लाइफ उसका खत्म ही हो चुका है ना। दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइफ को ले लेना। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे उद्देश्य होता है, ठीक है। कहा गया द स्टेट इज नॉट गॉड, यहाँ पे स्टेट मतलब जितने भी गवर्नमेंट है ना, जितने भी गवर्नमेंट है, जितने भी सरकार है, वो भगवान तो है नहीं, उनके पास अधिकार तो है नहीं किसी का लाइफ छीन लिया जाए, है कि नहीं। इसीलिए कभी भी कोई राज्य, कोई भी सरकार भगवान नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट द राइट टू टेक अवे, ये उनके पास राइट मतलब अधिकार होता है, ठीक है। उनको अधिकार नहीं है कि किसी से छीन लिया जाए। वॉट इट कैन नॉट रिस्टोर व्हेन इट वांट्स टू, ये उनका पास अधिकार नहीं है कि वो चीज़ छीने जिसको वो वापस लौटा नहीं सकते, ठीक है। अमंग द गेस्ट, उन गेस्ट में से एक लॉयर भी था, जो कैसा था, काफी यंग था। जिसका उम्र कितनी थी, जिसकी उम्र थी अ यंग मैन ऑफ 5 and 20, मतलब 5 + 20 = 25 ईयर का वो उम्र का था। और when he was asked his opinion, जब उनसे पूछा गया कि बताइए आपका क्या उपाय है, आपका क्या ओपिनियन है, विचार है, क्या बोलते हो, वो ये बोलते हैं द डेथ सेंटेंस एंड द लाइफ सेंटेंस आर इक्वली इमोरल। बात सही है कि उम्र कैद या मृत्यु दंड दोनों बराबर के अनैतिक चीज़ें हैं। बट इफ़ आई हैड टू चूज़, अगर मुझे चूज़ करना पड़े इन डेथ पेनल्टी में से और उम्र कैद में से, तो मैं पता क्या चूज़ करूँगा, आई वुड सर्टेनली चूज़, मैं बिल्कुल चूज़ करूँगा द सेकेंड मतलब हमारा ये वाला इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद जिसको बोलते हैं हम लोग। वो क्या चूज करते, लॉयर साहब हमारे, वो चूज करते उम्र कैद को। टू लिव एनी हाउ, कैसे भी जीवित रहना
वो ज़्यादा अच्छा है किसकी तुलना में, मर जाने से या नहीं जीने से। कहते हैं ना नाम अच्छा खाना अच्छा। अगर किसी का लाइफ है ही नहीं, उसके जगह पे अगर लाइफ थोड़ी बची है, एटलीस्ट तुम किसी बात कर सकते हो, तुम किसी मिल सकते हो, तो हमारे लिए वो लाइफ ज़्यादा बेटर है, अच्छा है उनके लिए। ठीक, अच्छा। और लाइवली, लाइवली का मतलब यहाँ पे होता है इंटरेस्टिंग या रुचिकर। एक बहुत ही खतरनाक यहाँ पे एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, लोगों को भी यहाँ पे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है कि हाँ भाई अब तो कुछ अच्छा डिस्कशन चलने वाला है ना। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन वहाँ पे अरोज हुआ है, जगह जगह है, उठा है, बातचीत स्टार्ट हुई है। द बैंकर हु वाज यंगर एंड मोर नर्वस इन दोज डेज, उन दिनों में ना, चूंकि हमारा जो बैंकर जो बैंक में काम कर रहा था वो अधिक जवान था और था नर्वस भी था, क्योंकि नर्वस इस बात से नया नया जॉब लगा है, नया नया लाइफ को स्टार्ट करना है उनको। तो उन दिनों में वो अपने लाइफ के लिए थोड़ा सा नर्वस भी थे और थोड़ा सा यंग भी थे। वो सडनली कैरिड अवे, तुरंत से क्या हो गए, वो वहाँ पे एंग्री हो गए, एंगर में चले गए, वो गुस्से में आ गए, मूड उनका 7वें आसमान पे है ना, पूरा मिजाज उनका गर्म हो चुका है। कैसे, बाई एक्साइटमेंट, है ना, जवान खून भाई ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है कि नहीं, तुम लोग अभी वही हुआ होगा, होता होगा, जवान सभी हो रहे हैं आस्ते आस्ते, खून सबका गर्म होता है। शांत करो, उसको लगाओ अपने पढ़ाई के अंदर, है कि नहीं। तो इनका भी पारा चढ़ा है भाई, है ना। ही स्ट्रक द टेबल, टेबल को जोर से मारते हैं वो, इससे विथ हिज फिस्ट, इसको बोलते हैं फिस्ट, है ना, इसको इससे फिस्ट से मारते हैं। एंड साउटेड एट द यंग मैन, और उस युवा व्यक्ति पे चिल्लाते हैं। कौन से युवा व्यक्ति पे, उस लॉयर के ऊपर, ठीक है। क्या बोलते हैं वो, इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। आई विल बेट यू, मैं आपसे बाजी लगाता हूँ, कितने की, 2 मिलियन, 2 मिलियन पाउंड होना चाहिए, सॉरी पाउंड बोला है, 2 मिलियन रूबल्स होना चाहिए वहाँ पे, है ना। तो वो बाजी क्या लगाते हैं, 2 मिलियन मतलब होता है 20 लाख, वो बाजी लगाते हैं 20 लाख रूबल, ठीक है, 40 लाख नहीं है, 20 लाख रुपए, रुपए नहीं रूबल्स, वो बाजी लगाते हैं 10, वो बाजी लगाते हैं 2 मिलियन रूबल्स की, 20 लाख रूबल्स की, या 2 मिलियन रूबल्स बातें की है, ठीक है। यू वुडंट स्टे इन सॉलिटेरी, इसको बोलते हैं लोनलीनेस, इसको बोलते हैं लोनलीनेस। और कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कारागार, जेल बोलते हैं। मैं आपसे बाजी लगाता हूँ क्या, कि आप 2 मिलियन के लिए वहाँ पे अकेले नहीं रह पाए किसी भी कारागार में, कितने साल के लिए, फॉर इवन 5 years, कि मैं आपसे बाजी क्या लगाता हूँ कि 5 साल भी ना वहाँ पे ठहर नहीं पाएंगे। अगर ठहर गए ना तो मैं आपको 2 मिलियन रूबल्स देने वाला हूँ, है ना। इफ़ यू मीन दैट इन अर्नेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं उत्सुकता में। और हमारे यंग मैन ने क्या किया, उत्सुकता से क्या कह दिया पता है, कि ओके ठीक है, आई विल टेक द बेट, मैं बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। भाई पिया हुआ सभी लोग ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, तो क्या बोलता है, आई विल टेक द बेट, मैं बेट लेने की तैयार हूँ, बट आई वुड स्टे नॉट 5 but 15 years, मैं वहाँ 5 साल नहीं रुकने वाला हूँ, मैं वहाँ रहूँगा 15 साल के लिए। अच्छा भला भाई ऑफर मिला था 5 साल के लिए, अपना पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया है ना, 5 का 15 करवा लिया अपना, गधा बकलोल, है कि नहीं। अच्छा, बैंकर भी भाई खुश, अच्छी बात है भाई, 15 क्वेश्चन मार्क पूछा है, 15 साल, ठीक है डन, कोई दिक्कत नहीं है। क्राइड द बैंकर, बैंकर बोलता है, जेंटलमैन आई स्टेक 2 मिलियन, स्टेक का मतलब होता है दाव पे लगाना, मैं दाव पे लगाता हूँ कितने, 2 मिलियन को दाव पे लगाता हूँ, ठीक है। बोलता क्या, हाँ चलो ठीक है, एग्रीड, राजी होता है वो भी। यू स्टेक 2 मिलियंस, आप बाजी लगाए 2 मिलियन की, और मैं बाजी लगाता हूँ अपने आज़ादी की, अपने फ्रीडम की, है ना। तो क्या है यहाँ पे, आज़ादी वर्सेस फ्रीडम, सॉरी आज़ादी वर्सेस अमाउंट मनी, एक तरफ मिलने वाला है पैसा, एक तरफ मिलने वाला है आज़ादी। आपसे अगर आपका फ़ोन छीन लिया जाए और बोला जाए कि आपको 10 साल इस घर में रहना है विदाउट फ़ोन, चलो मान लो फ़ोन दे भी दिया गया, बट आपको घर से बाहर निकलने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, आप क्या रहेंगे, अगर हाँ तो कमेंट कीजिए वापस, ठीक है। क्या, तो ये यंग मैन क्या बोलते हैं कि हाँ मैं राज़ी हूँ, मैं लगा रहा हूँ अपना आज़ादी का बोली, और आप लगा रहे हो 2 मिलियन रूबल्स की बोली, ठीक है। एंड दिस वाइल्ड सेंसलेस, बिना सर पैर का जो बाजी लगा है ना, वाज कैरिड आउट, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूट करना, लागू करना, लागू तो होगा, करना पड़ेगा ना भाई, बाजी बोली का दान तो होगा। द बैंकर स्पॉइल्ड एंड फ्रीवॉलस, इसका मतलब तो लिखोगे अपने अपने बुक पे, ठीक है। कहाँ गया,
तो स्पॉइल्ड का मतलब होता है यहाँ पे भ्रष्ट बोलते हैं, और जो फ्रीवोलस है उसका मतलब होता है मूर्ख बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बैंकर था वो कैसा था? एक भ्रष्ट व्यक्ति था और एक मूर्ख व्यक्ति था। विथ मिलियंस बियॉन्ड हिज रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है अपने पहचान के लिए, है ना। बोला अपने पीछे अपने पूर्वजों का, रिकॉर्डिंग मतलब आई थिंक यहाँ पे पूर्वज होता है। ठीक है, देख लो थोड़ा सा वहाँ पे अपने पूर्वजों का काफ़ी सारा जायदाद उसके पीछे ऑलरेडी पड़ा था। वॉज डिलाइटेड एट द बेट, वो तो खुश है बेट से कि हाँ भाई मेरा जो भले 2 लाख रुपए लग जाए लेकिन मैं अपना बात मनवा के रहूँगा। एट सपर, सपर का मतलब होता है वहाँ पे इवनिंग मील बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं इवनिंग मील। शाम का भोजन चल रहा था जिसको हम लोग स्नैक्स बोलते हैं, है ना, गुजराती लोग स्नैक्स बोलते हैं, है कि नहीं। तो एट सपर, शाम के भोजन के समय में, ही मेड फन ऑफ द यंग मैन एंड सेड, क्या बोलता है? उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे पता क्या बोलते हैं? थिंक बेटर ऑफ इट, भाई वापस से सोच लो अच्छी तरह से यंग मैन, वाइल देयर इज स्टिल टाइम, अभी भी समय है, अभी भी मौका है, तुम चाहो तो वापस अपने बोली को ले सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, है ना, मजाक के तौर पे बोला गया है। टू मी, मेरे लिए, 2 millions आर अ ट्रिफल, एक तुच्छ चीज़ें के बराबर है। जो मेरे लिए 2 मिलियन कितना है? एकदम बेकार, एक बेकार की चीज़ है मेरे लिए, हाथ का मैल है मेरे लिए, है ना। बट यू आर लूजिंग 3 or 4 ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। भाई लॉयर बना है, नया नया लॉयर का क्या होता है कि अभी भी नया नया है तो ज़्यादा काम मिलना शुरू होता है, तो जो उसका बेस्ट टाइम है उसके लाइफ का वो छोड़ अपना छुट्टी, अपना क्या बोलते हैं उसको, वो उसको दान दे रहा है, वो अपना आज़ादी को, है कि नहीं। तो हमारा बैंकर समझा रहा है, देखो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, 2 मिलियन मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुच्छ सामान क्या है ना, हाथ का महल है। लेकिन आपके लिए तो आपके 4 से 5 साल, 3 से 4 साल बेकार हो जाएंगे, है ना, जो जवानी का जो एज है तो बेकार हो जाएगा आपका। आई से 3 और 4, मैं कहता हूँ 3 या 4, क्योंकि यू वॉन्ट स्टे लॉन्गर, तुम मुझसे अधिक वहाँ पे रह नहीं पाओगे। बाजी लगी थी 15 साल के लिए ना, और क्या बोल रहा है कि आप वहाँ पे 3-4 साल भी रहना आपके लिए संभव नहीं है। डोंट फॉरगेट इधर, या तो भूलना मत, यू अनहैप्पी मैन, तुम बिल्कुल एक दुखी व्यक्ति बन जाओगे। दैट वॉलेंटरी, जो स्व इच्छा से अपने मन से इस कारागार को, कन्फाइनमेंट मतलब होता है कारागार, है ना, अपने इस कारागार को चूज किया है, इज ए ग्रेट डील हार्डर टू बियर देन कंपल्सरी। मतलब क्या कि मैं तुम पे कंपल्सन नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम पे दबाव नहीं दे रहा हूँ, दबाव के बोझ के अलावा ये आप स्वेच्छा से कर रहे हैं। मैंने आपको टोका था कि आपको ये काम नहीं करना है, लेकिन आप स्वेच्छा से अपने मन से ये काम को चूज किए, इस कारावास को आपने खुद के मन से चूज किया है। द थॉट दैट यू हैव टू राइट टू स्टेप आउट इन लिबर्टी एट एनी मोमेंट, कहा गया है कि आपको मैं छूट देता हूँ। छूट क्या देता हूँ? कि आपके पास ये अधिकार रहेगा कि आप स्टेप आउट मतलब बाहर निकल सकते हो उस रूम से, इन लिबर्टी, उस आज़ादी में, किसी भी पल, एट एनी मोमेंट। एक डील क्या हुई कि आप चाहे तो कभी भी उस कारावास से आप चाहे तो निकल सकते हो। विल पॉइजन योर होल एग्जिस्टेंस इन प्रिजन, आपने जो भी टाइम बिताया होगा उस कारावास के अंदर वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, वो जहर बन चुका होगा। मतलब उसके लिए आपको कोई अमाउंट नहीं मिलने वाला है। अगर आप एक दिन पहले भी निकल जाते हो ना, तो भी आपका वो 14 ईयर्स या 14 ईयर्स 11 महीना 29 या 30 डेज जो भी होगा उसके लिए आप बेकार हो जाओगे। आई एम सॉरी फॉर यू, मैं आपको इसके लिए सॉरी कहता हूँ कि आप जितना भी बिताओगे वो आपके लिए जहर बन चुका होगा, आपके लिए बेकार हो चुका होगा। एंड नाउ द बैंकर, अब क्या हुआ है, बैंकर वॉकिंग टू एंड फ्रो, ये आपने लाइन पढ़ा होगा, एक चैप्टर था आपका ऑल अबाउट अ डॉग क्लास 9। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, इसको हम लोग बोलते हैं इधर उधर। वो क्या कर रहा है बैंकर हमारा, यहाँ वहाँ चले जा रहा है। रिमेंबर्ड ऑल दिस, सब कुछ याद किए हुए, एंड आस्क्ड हिमसेल्फ, खुद से पूछ रहा है, पता क्या पूछ रहा है? ये कौन पूछ रहा है? ये बैंकर पूछ रहा है ना। जस्ट अ सेकेंड ना, just a second. Okay.
वो ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द बेट, आखिर उस बाजी का उद्देश्य क्या था। ये वर्तमान में वापस आया, हाँ, जब वो वहाँ पे अपने लाइब्रेरी में टहल रहे थे, ठीक है। वो बात थी पास्ट की, लास्ट ईयर की, सॉरी लास्ट ईयर बोल रहे हैं, 15 साल पहले की। और अब जो बात होगी वो अभी वर्तमान में जो लाइब्रेरी में है ना, उसमें बात हो रही है। क्या बोल रहे हैं कि जो मैंने बाजी लगाया था आखिर उसका उद्देश्य क्या था। वॉट इज द गुड ऑफ दैट मैन लूजिंग 15 ईयर्स, आखिर उसमें क्या अच्छाई थी कि उस अच्छे आदमी ने, उस भले आदमी ने अपने 15 साल को वेस्ट कर दिया, खो दिया। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ ऑफ हिज लाइफ, अपने लाइफ का। एंड माई थ्रोइंग अवे 2 मिलियंस, और जो मैंने 2 मिलियन मैंने फेंक दिया था या फिर उसको बाजी लगा दी थी, आखिर उसका महत्व क्या, उसका वैल्यू क्या निकला आखिर का। कैन इट प्रूव, क्या ये प्रूव कर देता दैट डेथ पेनल्टी इज बेटर और वर्स देन इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। साबित होता इससे कि मैं 2 लाख के बदले में साबित होता कि क्या वो डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड या उम्र कैद की सजा अच्छी है या बुरी है। क्या गवर्नमेंट उसको शामिल कर लेती है अपने संविधान में? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए इसे कोई साबित होने वाला नहीं था। कि वो क्यों बाजी लगाया उन्होंने, है ना, सुनोगे? नो, बिल्कुल नहीं। इट वॉज ऑल नॉनसेंसिकल, बिल्कुल ये बेकार की घटिया बात थी, बिल्कुल। एंड मीनिंगलेस, कोई अर्थ नहीं था, बेकार में हमने उसका बाजी लगाया। ऑन माई पार्ट, मेरे हिस्से के लिए, इट वॉज द कैप्रिस। तो लिखो कैप्रिस का मतलब, थोड़ा सा, कैप्रिस का मतलब होता है बेकार या घटिया बोलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे तो लिखा होगा ना, आई थिंक। ओके। कैप्रिस का मतलब होता है सडन अनअकाउंटेबल चेंज ऑफ मूड और बिहेवियर। अच्छा, मतलब क्या होता है? कैप्रिस का मतलब होता है किसी के व्यवहार में परिवर्तन अनचाहे ढंग से, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्रिस। ऑफ अ पेम्पर्ड मैन, पेम्पर्ड मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो पेम्पर्ड मतलब होता है यहाँ पे जो भी देख रेख करने वाला आदमी है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बोला है ऑन माई पार्ट, मेरे हिस्से के लिए, इट वॉज द कैप्रिस, है ना। मैं तो मूड का बस, मैं तो उत्साहित था इसलिए मैं वहाँ पे ऐसा बाजी लगा चलाया था। एंड ऑन हिज पार्ट सिंपल ग्रीड ऑफ मनी। देखो क्या बोला गया है, पार्टी है, पार्टी में क्या होता है, सभी लोग थोड़ा ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। तो मैं तो अपने गर्म मिजाज के कारण मैं वहाँ बाजी लगा चलाया था। लेकिन जो वो आदमी था आखिर वो किस लिए आया था? तो यहाँ लिखा है शायद वो आया होगा पैसों के लालच में, कि भाई बैठे बैठे अपना क्या बोलते हैं उसको 2 मिलियन उसको मिलने वाला था। अच्छा, आगे क्या बोला गया है? देन ही रिमेंबर्ड, तब उसको याद आता है, अरे व्हाट फॉलोड दैट इवनिंग, कि आखिर उस शाम क्या हुआ था, क्या फॉलो किया, क्या घटित किया गया था, है ना। बोला है इट वॉज डिसाइडेड, डिसाइड ये किया गया था कि यंग मैन शुड स्पेंड द ईयर्स, कि जो यंग मैन है अपना बिताएगा सालों, किसमें? ऑफ हिज कैप्टिविटी, अपने कब्जे में, अंडर द स्ट्रिक्टेस्ट सुपरविजन। स्ट्रिक्टेस्ट मतलब तो सबसे कठोर, और सुपरविजन मतलब होता है देख रेख। तो वो बिताएगा अपने सबसे कठिनतम देख रेख के अंदर, इन वन ऑफ द लॉजेस इन द बैंकर्स गार्डन। बैंकर भाई अमीर आदमी है, गार्डन में एक लॉज है, उसका एक रूम है, उसी रूम में वो 15 साल बिताने वाला है। गार्डन्स मतलब गार्डन के अंदर जो रूम है उसमें बिताएगा, और प्रॉपर सुपरविजन के साथ, प्रॉपर उसका देख रेख किस बिताने वाला है, ठीक है। इट वॉज एग्रीड दैट, राजी ये किया गया, कितने सालों के लिए? फॉर 15 ईयर्स, कि 15 ईयर्स बिताएगा वो। ही शुड नॉट बी फ्री, वो फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है, टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं चौखट, इससे हम बोलते हैं चौखट ऑफ द लॉज, कि वो 15 साल तक इस लॉज का चौखट को बिता या उसको पार नहीं कर सकता बिल्कुल भी। ठीक है, क्या करने के लिए? टू सी ह्यूमन बींग्स, अलग इंसानों को वो देखने के लिए इस चौखट को पार नहीं कर पाएगा, या उसे 15 साल तक किसी और प्रकार के ह्यूमन वॉइस सुनाई नहीं देने वाले हैं। पूरा रूम कैसा है? साउंड प्रूफ है, ना बाहर से कोई संबंध है, ना कोई आवाज़, ना कोई व्यक्ति। या तो टू रिसीव लेटर्स, या तो किसी प्रकार का ना तो कोई लेटर प्राप्त कर पाएगा और ना किसी का प्रकार का उसको न्यूज़पेपर मिलने वाला है, ना कोई न्यूज़पेपर, मैंने बाहर सब कुछ कट जाएगा। जैसे अभी के टाइम में जब तुम्हारा नेट खत्म होता है ना, देखना एक फील आता है अगर सब कुछ मैं दुनिया से कट चुका हूँ, कौन मैसेज किया होगा, कौन दुनिया में क्या हुआ होगा, नो आइडिया।
तो इनके लिए भी यही बोला गया था कि आप 15 ईयर्स के लिए इस दुनिया से कट जाओगे। बाहर क्या चल रहा है, ये एक बोलते हैं ना बिग बॉस, थीम वही है ना, बिग बॉस में रहेगा 3 महीना, अपना वहाँ पे अपना सब कुछ एडजस्ट करेगा, 3 महीने के बाद जो भी कुछ होगा आगे देखा जाएगा। तो ये हमारा है एंटो चेकअप का बिग बॉस बिग बॉस खेलने वाले वो है ना। तो न तो उसे ह्यूमन वॉइस मिलने वाला है, न कोई पत्र मिलने वाला है, और न कोई न्यूज़पेपर मिलने वाला है। ही वॉज अलाउड, उसे क्या अलाउ किया गया था, ओनली टू हैव अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो एक वाद्य यंत्र होता है, बस आप वो रख सकते हो अपने साथ में। कुछ बुक्स रख पाओगे, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करोगे। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख पाएंगे, कुछ बुक रख पाएंगे वो। एंड वॉज अलाउड टू राइट लेटर्स, आप बस पत्र लिख सकते हैं, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। आप क्या और कर सकते हो, आप वाइन पी सकते हो जितना मन चाहे उतना, आप चाहे तो स्मोक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उस चौखट को पार नहीं करना है। बाय द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के नियमानुसार, ठीक है, द ओनली रिलेशंस, जो एकमात्र जो संबंध होगा, ही कुड हैव, जो वो बना सकता है, विद द आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया के साथ। मतलब एकमात्र जो वो संबंध बनाएगा बाहरी दुनिया के साथ, वो क्या होगा, वर बाय अ लिटिल विंडो, उसके रूम में छोटा सा विंडो होना चाहिए, जिससे कहीं कभार वो आगे बाहर चीज़ों को देख सकता है, चिड़िया चहचहा रही है, बाहर सब कुछ चल रहा है ऐसा। मेड पर्पसली, जानबूझकर उसके रूम में छोटा सा विंडो बनाया गया था, इसके लिए, फॉर दैट ऑब्जेक्ट, उसी उद्देश्य के लिए, कि बाहर पूरा तो रूम बंद नहीं ना हो सकता है, तो थोड़ा बहुत रूम बाहर को देखने के लिए एक छोटा सा विंडो बना दिया गया था। ही माइट हैव एनीथिंग ही वांटेड, जो कुछ चाहे वो मंगवा सकता है, चाहे वो बुक हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे वाइन हो, या सो ऑन, ऐसा और कुछ चीज़ है, आपको सब कुछ मिलेगा वहीं पे, बट आप बाहर नहीं जा सकते। इन एनी क्वांटिटी, किसी भी परिमाण में, ऐसी बात नहीं कि हाँ आज 1 गिलास मिलेगा अगले दिन 2 गिलास मिलेगा, ऐसा नहीं है, जितना मन उतना आप चाहे तो ले सकते हो। ही डिजायर, जितना वो इच्छा कर सके, बाय राइटिंग एन ऑर्डर, क्या करके, बस एक पर्ची लिख के कि हाँ मैं मुझको ये चाहिए, आप डाल दो बाहर, आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बट लेकिन कुड ओनली रिसीव देम, उनको वो चीज़ तभी मिलेगा थ्रू द विंडो, उस विंडो से, जब वो उस पत्र को, उस पर्ची को लाके देंगे। पहले आवाज़ निकालेंगे हाँ मुझको चाहिए, तो नहीं मिलने वाला है, पर्ची में लिखा होगा, इन रिटर्न होगा, तो ही वो चीज़ उसको मिलेगा। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड, भाई एग्रीमेंट हुआ, फॉर एवरी डिटेल, प्रत्येक चीज़ों के लिए कि हाँ क्या दिया जाए क्या दिया नहीं जाएगा। एवरी ट्रिफल, ट्रिफल का मतलब होता है, यहाँ पे लिख लोगे दो, ठीक है, प्रत्येक क्षण भर, प्रत्येक सूक्ष्म चीज़, प्रत्येक माइन्यूट चीज़ों को वहाँ पे लिखा गया कि क्या मिलेगा क्या वहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, दैट वुड मेक हिज इम्प्रिजमेंट स्ट्रिक्टली सॉलिटरी, जो उसके कारावास को बनाएगा बिल्कुल कठोर रूप से अकेला, है ना। सॉलिटरी मतलब होता है लोनलीनेस बोलते हैं ना, भाई अकेला रहना चाहिए उसको, तो उसको क्या बनाएगा, बिल्कुल अकेला बनाने वाला है। एंड बाउंड द यंग मैन, उसे बांध के रखेगा, टू स्टे देयर, वहाँ पे ठहरने के लिए, एग्जैक्टली 15 ईयर्स, बिल्कुल 15 साल के लिए। तो शुरू हो रहा शर्त, बोला बिगिनिंग फ्रॉम 12 o'clock, रात के 12 बजे से, किस डेट को, ये इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, नवंबर 14, 1870, 1870 का साल चल रहा था, डेट क्या थी, 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे, है ना। इस दिन पक्के 12 बजे उसके शर्त को शुरू किया गया, और ख़त्म कब होगा, ख़त्म होगा 12 o'clock, 12 बजे, 14 नवंबर 1885 में। हुए 15 साल। द स्लाइटेस्ट अटेम्प्ट, स्लाइट मतलब सबसे कोमल जो अटेम्प्ट होगा ऑन हिज पार्ट, उसके तरफ से, टू ब्रेक द कंडीशन, बोला गया है कि अगर वो उस कंडीशन को ब्रेक करे, जो शर्त था वहाँ पे, अगर वो किसी को भी तोड़ता है, इफ़ ओनली 2 minutes बिफोर द एंड, अगर वो इस डेट के 2 मिनट पहले भी ख़त्म करता है इस शर्त को ना, तो क्या होगा, रिलीज द बैंकर, बैंकर मुक्त हो चुका होगा इस ऑब्लिगेशन से, इस मजबूरी से, टू पे हिम टू मिलियंस, कि उसको 2 मिलियन देना पड़ेगा, इससे वो बिल्कुल मुक्त हो चुका होगा।
ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ समझ में आया होगा। बाकी जो पार्ट है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।